नमस्कार साथियों, मैं अजय ग्रेवाल आपके अपने YouTube चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो चलिएगा, आज फिर से आप लोगों के साथ जुड़े भाई। एक बार HSSC में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आपके प्रश्न पूछे गए हैं, खासकर हरियाणा से संबंधित, ठीक है। तो आज हम उन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने वाले हैं आपके साथ, ठीक है। तो चलिएगा, ये थोड़ी फास्ट क्विक रिवीजन टाइप आपकी क्लास रहेगी। तो उम्मीद करता हूं कि बहुत ही शानदार तरीके से हम इसको कवर अप करेंगे। देखो भाई, तो जैसे पहला क्वेश्चन बच्चे आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा भाई, क्वेश्चन नंबर 12। फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने किया? बताओ भाई, फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने किया? तो देखिएगा, इसका आंसर आपके सामने क्या रहेगा। देखो बच्चों, इसका आंसर आपके सामने रहेगा भाई, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अकबर। ठीक है भाई, मुगल बादशाह अकबर ने किया था फतेहपुर सिकरी का निर्माण। ठीक है, अब इसके बारे में आपको क्या क्या चीजें जाननी है। क्या जी, फतेहपुर सिकरी है कहां पे? तो देखो, फतेहपुर सिकरी है बच्चे आपका आगरा में। कहां पर है भाई फतेहपुर सिकरी? ये आपका आगरा में पड़ता है। और फतेहपुर सिकरी का निर्माण किया था मुगल बादशाह अकबर ने। कब किया था? देखो बच्चों, 1571 में किया था। कब किया था भाई? 1571। ठीक है, 1571 में किया था। और मैं आपको बता दूं कि 1571 से लेकर 1585 के दौरान मुगल काल की राजधानी भी रही है। यह भी आपको याद करना है बच्चे, मुगल काल की या मुगल साम्राज्य की राजधानी भी क्या रही है? फतेहपुर सिकरी। अब इसके पीछे एक रीजन है। वो रीजन क्या रहेगा कि ये स्पेशल इतने दिनों के लिए राजधानी क्यों रही? तो सुनिएगा ध्यान से। ऐसा बताते हैं कि इसी फतेहपुर सिकरी के पास एक शेख चिश्ती की दरगाह है भाई। क्या बच्चे? शेख चिश्ती की दरगाह है। ठीक है, मजार कह सकते हो आप, दरगाह है। ठीक है, ऐसा बताते हैं कि जो अकबर था वो निसंतान था। ठीक है, अकबर कैसा था? निसंतान था, मतलब इसको कोई संतान उत्पत्ति नहीं हो रही थी। तो अकबर ने क्या किया? अकबर ने इस मजार पर जाकर अपने लिए एक संतान प्राप्ति के लिए दुआ मांगी थी। और ऐसा करने से अकबर को फिर बाद में संतान मिल गई थी। ठीक है, तो आज भी लोग, ये बात आपको याद करनी है, आज भी जो निसंतान दंपत्ति होते हैं वो शेख चिश्ती की दरगाह पर अपने लिए दुआ करते हैं। किस लिए फेमस है ये? संतान प्राप्ति के लिए। ठीक है, तो बाद में अकबर इतना प्रभावित हुआ कि उसने इसी खुशी में 71 से लेकर 85 तक फतेहपुर सिकरी को अपनी राजधानी बना दिया। फिर इनको राजधानी यहां से ट्रांसफर करनी पड़ी आगरा में। उसका रीजन ये बताते हैं इतिहासकार कि भाई पानी की कमी के कारण। ठीक है, पानी की कमी के कारण इनको फिर ये राजधानी छोड़नी पड़ी थी। ठीक है, चलिएगा, अब हम बात करते हैं बच्चे की फतेहपुर सिकरी जो है, जब इसका निर्माण अकबर ने करवाया तो ये थी लाल संगमरमर की। किसकी थी भाई? ये थी जी लाल संगमरमर की। ठीक है, लेकिन आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सका है कि अकबर के बाद जो एक शासक आते हैं अकबर के उत्तराधिकारी के रूप में, जहांगीर। ठीक है, जहांगीर ने इस फतेहपुरी सिकरी को सफेद, ठीक है बच्चे, सफेद संगमरमर में चेंज करवा दिया था भाई। ठीक है, सफेद संगमरमर में इसको क्या करवा दिया था बच्चे? चेंज करवा दिया था। उसके बाद हम बात करते हैं कि फतेहपुर सिकरी का मरम्मत कार्य किसने करवाया? तो आपको याद करना है, 1905 में जो भारत के वायसराय होते हैं लॉर्ड कर्जन, ठीक है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा फतेहपुर सिकरी का क्या किया गया भाई? इसका पुनर्निर्माण करवाया गया। ठीक है, तो यहां तक चीजें आपको याद रखनी है, कंप्लीटली करनी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, देखो शाहजहां। आपको पता ही होगा कि शाहजहां ने किसका निर्माण करवाया था? ताजमहल का निर्माण करवाया था। किसके लिए भाई? अपनी प्रेमिका मुमताज के लिए, है ना, अपनी प्रेमिका मुमताज के लिए। लेकिन अफसोस आजकल आपको पता है ये कैसे मुमताज होती है ना। वो एक पंजाबी सॉन्ग भी है कि मैं ताज बनावा की दिल आई, मेरी मुमताज बेवफाई, है ना। तो इन सब चीजों से आपको थोड़ा सा परहेज करके स्टडी पे फोकस कीजिएगा आप। ठीक है, चलिएगा, तो शाहजहां के बारे में ये चीज आप सभी को पता होगी। अच्छा, हुमायूं देखो भाई, हुमायूं के बारे में क्या कहते हैं? देखो, हुमायूं का जब आप इतिहास पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री में तो इसको हम दो पार्टों में डिवाइड करते हैं, है ना। शेर शाह सूरी ने, आपको पता ही होगा, कन्नौज या बिलग्राम का जो युद्ध था 1540 में, उसमें हराकर हुमायूं को देश छोड़ने पर विवश कर दिया था। फिर दोबारा से हुमायूं भारत की गद्दी प्राप्त करेंगे कुछ समय के लिए, लेकिन दिल्ली के एक पुस्तकालय में सीढ़ियों से गिरकर इनकी मृत्यु हो जाती है।
और इनकी मृत्यु पर तत्कालीन एक बहुत ही अच्छे राइटर थे लैनपुल। ठीक है, लैनपुल ने इनकी मृत्यु पर एक शब्द लिखे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भाई जिस प्रकार हुमायूं पूरी उम्र गिरते पड़ते लड़खड़ाकर चलता रहा, ठीक उसी प्रकार से हुमायूं की सीढ़ियों से गिरकर लुढ़कते लुढ़कते मृत्यु हो गई। तो ये कथन किसके हैं बच्चे, जो एग्जाम में आपसे बार बार पूछे जाते हैं? ये कथन है भाई आपके लैनपुल के। ठीक है, किसके हैं? लैनपुल के हैं ये कथन। ठीक है, तो चलिएगा, इतनी सारी चीजें आपको इस क्वेश्चन से बच्चे याद करनी है। चलो भाई, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भाई ये रहा। चलिएगा, आप जल्दी से इसके बारे में देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे कि जी मोहन सिंह मंडार, ध्यान से सुनिएगा, मोहन सिंह मंडार ने किस मुगल शासक के विरुद्ध विद्रोह किया था? किस मुगल शासक के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो देखो भाई, इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चे वो आपका क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा बाबर। देखो मोहन सिंह मंडार, पहले तो आप ये समझिएगा, हरियाणा में आज जो एक जिला है जिसका नाम है कैथल, पहले इसका पुराना नाम होता था कपिलवस्तु, तो कैथल जिले में एक रियासत होती थी बच्चे जिसका नाम है आपका मंडार रियासत, और उस मंडार रियासत के शासक होते हैं मोहन सिंह। तो मोहन सिंह ने 1530 में मुगल बादशाह के खिलाफ विद्रोह किया था। वो मुगल बादशाह कौन होते हैं? वो मुगल बादशाह आपके होते हैं बाबर। ठीक है, तो ये चीज आपको याद करनी है। अब इनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। औरंगजेब को इंडियन हिस्ट्री में जिंदा पीर के नाम से भी जानते हैं, है ना, जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है औरंगजेब को। क्लियर है? तो इतनी सारी चीजें आपको इस क्वेश्चन से याद करनी है। चलिएगा, उसके बाद हम बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा फास्ट क्विक रिवीजन आपकी क्लास रहेगी। देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे, बंदा बहादुर ने किस गुरु के कहने पर संन्यास छोड़कर युद्ध किए? ठीक है, बंदा बहादुर ने किस गुरु के कहने पर संन्यास छोड़कर युद्ध किए? तो देखो भाई, इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चे वो आपका क्या रहेगा? ऑप्शन 3। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह। इनके कहने से बंदा बहादुर ने, जो पहले एक सन्यासी जीवन व्यतीत कर रहे थे, कैसा जीवन? सन्यासी जीवन व्यतीत कर रहे थे, तो इन्होंने क्या किया कि इनके कहने से इस जीवन को ड्रॉप करके युद्ध करने के लिए ये तैयार हो गए थे। ठीक है, और गुरु गोविंद सिंह को ही बाद में हम किस नाम से जानते हैं बच्चे? सच्चा बादशाह के नाम से जानते हैं, है ना, सच्चा बादशाह। ठीक है, तो सच्चा बादशाह किस गुरु को कहा जाता है? गुरु गोविंद सिंह को कहा जाता है। गुरु अर्जुन देव जो 5वें गुरु थे, आप सभी को पता है। गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे। गुरु नानक देव जो भाई पहले गुरु थे। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको याद करनी है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा भाई। ठीक है, ये थोड़ा टेक्निकल इशू के कारण ये क्लास हम लाइव नहीं कर पा रहे हैं। बहुत जल्द आप लोगों के लिए हो सकता है नेक्स्ट जो भी क्लास होए वो लाइव ही हो। ठीक है, तो आज के लिए इसके लिए क्षमा चाहेंगे हम लोग। चलिएगा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 6। देखो, हरियाणा की राज्य भाषा कौन सी है? ये आपको बताना है। हरियाणा की राज्य भाषा कौन सी है? तो देखिएगा, इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चे वो आपका क्या रहेगा? वो रहेगा हिंदी। आप सबको पता है। अब देखो, एक बार एक ऑप्शन में एक और ऑप्शन डाल दिया था बच्चे, जिसका नाम क्या था? उसका नाम था हरियाणवी, और कुछ बच्चों ने इसी के साथ आंसर किया था, तो ये गलत है। ये गलत क्यों है? देखो, हरियाणवी कोई भाषा है ही नहीं, हरियाणवी एक बोली है। अब मेजर डिफरेंस सर क्या होता है? ठीक है, लैंग्वेज में मतलब भाषा में और बोली में मेजर डिफरेंस क्या होता है? तो देखिएगा, बोली वो होती है कि जिसको लिखने के लिए आपके पास कोई भी लिपि अवेलेबल नहीं है। ठीक है, लिपि उपलब्ध नहीं है। और भाषा वो होती है जिसको लिखने के लिए स्पेशल कोई आपके पास लिपि है। जैसे हिंदी के लिए एक लिपि है ना आपके पास, कौन सी लिपि है? देवनागरी होगी बच्चों, है ना। जैसे इंग्लिश को लिखने के लिए आपके पास फिर से एक लिपि होगी जिसका नाम है रोमन। जैसे पंजाबी को लिखने के लिए आपके पास फिर से एक लिपि होगी बच्चों जिसका नाम है गुरुमुखी, है ना। तो भाई देखो, कौन सी होती है लैंग्वेज वो होती है जिसके पास क्या होती है? लिपि होती है। तो हरियाणवी के पास कोई लिपि नहीं है, तो ये कोई भाषा नहीं है, बोली है। आपका आंसर हो जाएगा हिंदी। अब हम बात करते हैं द्वितीय राजभाषा। ये भी बड़ा ध्यान से सुनने योग्य है। देखो, इन 1970 भाई, देखो 1970 में हरियाणा में चौधरी बंसीलाल की सरकार थी। ठीक है, तो चौधरी बंसीलाल ने तमिल भाषा को, याद रखें, तमिल भाषा को हरियाणा की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान कर दिया था।
द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान कर दिया था। उसके बाद बच्चों 2009-10 में हरियाणा के मुख्यमंत्री होते हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बच्चों पंजाबी को, ठीक है, तमिल को हटा करके तमिल की जगह पर पंजाबी को हरियाणा की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान कर दिया। तो वर्तमान में हरियाणा की द्वितीय राजभाषा कौन सी है भाई, पंजाबी। ये चीजें आपको याद रहेंगी। अब क्वेश्चन ये उठता कि तमिल को क्यों किया। देखो उस समय बच्चे हमारे देश में कार्यक्रम चलाया गया था। क्या कार्यक्रम चलाया गया था कि भाई उत्तर भारत की किसी भी एक भाषा को हम प्रमोट करेंगे, बढ़ावा देंगे दक्षिण भारत में, और दक्षिण भारत की किसी भी एक भाषा को हम प्रमोट करेंगे नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में। तो इसी कार्यक्रम को देखते हुए हरियाणा ने द्वितीय राजभाषा किसको बना दिया था, तमिल को बना दिया था। तो ये चीज आपको क्या करनी बच्चे, याद करनी है। ठीक है, यहां तक चीजें चलिएगा भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपकी स्क्रीन पे ये रहा, चलिएगा बताओ भाई जल्दी। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे बताओ, लोक गाथा आल्हा में किस रस की प्रधानता, जल्दी बताइएगा शाबाश। लोक गाथा आल्हा में किस रस की प्रधानता है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा पहले तो मैं इसका आंसर बता देता हूं। इसका आंसर क्या रहेगा बच्चे, इसका आंसर रहेगा वीर रस। ठीक है, वीर रस। अब सुनिएगा, जो रस होते हैं वो 9 होते हैं। रसों की संख्या कितनी होती है भाई, 9 होती है। उसमें से वीर रस की प्रधानता मिलती है आल्हा नामक गाथा में। अब हम बात करते हैं ये आल्हा थे कौन। सुनिएगा ध्यान से, जब मैंने आपको चौहान वंश पढ़ाया था, ठीक है, चौहान वंश पढ़ाया था, तो पृथ्वीराज चौहान होते हैं, है ना, पृथ्वीराज चौहान। उसी समय उत्तर प्रदेश में एक जगह है आपकी जिसका नाम है बच्चे महोबा। कौन सी जगह होती है, महोबा। और महोबा पे इस समय शासक कौन होते हैं, इस समय शासक होते हैं बच्चे परमार्दी देव। ठीक है, परमार्दी देव जो कौन से वंश के होते हैं, आपके चंदेल वंश के होते हैं ना, चंदेल वंश के होते हैं। तो ऐसा बता रहे हैं कि पृथ्वीराज चौहान के सैनिक एक बार इनके मतलब राज्य क्षेत्र में से लौटते हुए आ रहे थे किसी युद्ध से हिस्सा लेके, तो पृथ्वीराज चौहान के घायल सैनिकों को मौत के घाट उतरवा दिया था, किसने, परमार्दी देव चंदेल ने। ठीक है, अब क्या होता है, अब पृथ्वीराज चौहान इसके साथ युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में एक जगह है यहां पर बच्चे जिसका नाम है नारना। कौन सी जगह भाई, नारना। ठीक है, तो 1182 में इंडियन हिस्ट्री में एक युद्ध होता है, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस परमार्दी देव चंदेल। और बच्चे इस युद्ध को क्या नाम देते हैं भाई, इस युद्ध को हम नाम देते हैं तुमुल का युद्ध। कहां का युद्ध भाई, तुमुल का युद्ध। ठीक है, इस युद्ध में परमार्दी देव को हरा देते हैं पृथ्वीराज चौहान। और इसी युद्ध में खास बात यह है कि परमार्दी देव की तरफ से जो 2 वीर योद्धाओं ने भाग लिया था उनका नाम था बच्चे आल्हा और उदल। ये भाई राजस्थान के काफी प्रसिद्ध वीर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों एक तरफ, बाकी हिस्ट्री एक तरफ। तो आल्हा और उदल आपसे पूछा जा सकता है कौन से युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे, तो बच्चे उसका नाम है तुमुल का युद्ध। ठीक है, और जब इनकी यहां पर मतलब मृत्यु हुई तो राजस्थान के एक प्रसिद्ध कवि हैं भाई, जिनका नाम क्या बच्चे, जिनका नाम है जगनिक। क्या नाम है, जगनिक। तो उन्होंने इनके लिए 2 लाइनें लिखी हैं। उन्होंने क्या लिखा कि भाई 12 वर्ष कुकर जिए 13 वर्ष सियार। कुकर मतलब कुत्ता होता है कि 12 वर्ष उम्र होती है कुत्ते की, 13 वर्ष उम्र होती है सियार की। ठीक है, 12 वर्ष कुकर जिए 13 वर्ष सियार, वर्ष 18 छत्री जिए बाकी जीवन धिक्कार। तो ये जो चीजें हैं वो किसके लिए बोली गई थी, ये लाइनें बोली गई थी आपकी आल्हा और उदल के लिए। और ये किसने कहा था, ये कहा था जगनिक ने। तो क्लियर है यहां तक फैक्ट आपको, चलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा भाई, देखो अब जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या रहेगा। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 12 बच्चे आपकी स्क्रीन पे, हरियाणा में सांग का प्रारंभ मेरठ के किस कलाकार से माना जाता। ठीक है, हरियाणा में सांग का प्रारंभ मेरठ के किस कलाकार से माना जाता है। तो देखो भाई इसका जो आपके सामने आंसर रहेगा बच्चे वो आपका रहेगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, किशन लाल भट्ट। क्या रहेगा भाई, किशन लाल भट्ट। अब इसके बारे में थोड़ा विस्तार से डिस्कस कर लेते हैं। देखो हरियाणा में, प्यारे बच्चों, हरियाणा में सांग की शुरुआत मानी जाती है 1730। 1730 से हरियाणा में सांग का जनक माना जाता है किसको, किशन लाल भट्ट को।
और जो सांग होता है, ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं इसके कल्चर से रिलेटेड, कि वो लकड़ी के तख्तों पर किया जाता है। ठीक है, लकड़ी के तख्तों पर बैठकर एक झुंड बनाकर, मंडली बनाकर बैठते हैं कलाकार। एक एग्जाम में पूछा गया है कि सांग में कितने कलाकार हिस्सा लेते हैं, तो प्यारे बच्चों सांग में 15 से 20 कलाकार हिस्सा लेते हैं। कितने लेते हैं भाई? 15 से 20 कलाकार हिस्सा लेते हैं। और सांग क्या होता है? सांग में रागनियों के द्वारा, जो हरियाणा का एक काफी फेमस लोक कह सकते हो आप, लोक रागनी, ठीक है, तो जो आपकी रागनियां होती हैं, रागनियों के द्वारा किसी भी किस्से का वर्णन किया जाता है, उसको आप सांग कहते हैं। वैसे ही मैं सांग बोल रहा हूं बिल्कुल देसी में, इसका नाम होगा स्वांग। ठीक है, तो इसका जो जनक है, बहुत से बच्चे लक्ष्मीचंद कर देते हैं, वो गलत है। इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका किशनलाल भट्ट, जो मेरठ से थे। ठीक है, अब इनके बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर ही लेते हैं। मांगेराम, देखो मांगेराम को हरियाणा में कवि शिरोमणि कहा गया। क्या कहा गया भाई? कवि शिरोमणि। अब इसके पीछे भी एक रीजन है। क्या रीजन है? सुनिएगा ध्यान से। ऐसा बताते हैं कि पंडित मांगेराम लक्ष्मीचंद के शिष्य होते हैं। तो पंडित मांगेराम पहले क्या करते थे, ये पाड़ी समझते हो आप, मतलब भैंसों को चराते थे। तो इनका कोई प्रेम व्रेम का कोई चक्कर था, उसके बाद कोई दिल विल टूट जाता, तो ये क्या करते हैं, ये उसके बाद रागनी लिखनी शुरू करते हैं। और ये आप समझ ही सकते हो कि कोई भी चीज जब दिल से आती है तो वो बिल्कुल ही यूनिक होती है। तो उस समय इनकी जो पॉपुलरिटी हुई वो एक तरह से मतलब पंडित लक्ष्मीचंद को भी बीट कर रही थी, ऐसा आप मान सकते हो। तो इनको ये कहा गया कि भाई आप ये जो भद्दी चीजें लिखते हो ये इसलिए लिख रहे हो ताकि हमारे गुरु की जो छवि है वो थोड़ी सी मतलब धुंधली हो। तो पंडित मांगेराम इतने गुरु भक्त थे, सुन लीजिएगा ध्यान से, इतने गुरु भक्त थे, इन्होंने ये कहा कि भाई ठीक है, मैं आज के बाद या तो रागनी ही नहीं लिखूंगा, और अगर मैं रागनी लिखूंगा तो उसमें मेरा नाम हो या ना हो, लेकिन पंडित लक्ष्मीचंद का नाम जरूर होगा। और ऐसा ही हुआ। उस दिन के बाद क्या हुआ, किसी भी कली में, जो आपको पता होगा रागनी में मोस्टली 4 कलियां होती हैं, उसकी जो चौथी कली होती है उसमें कवि अपनी छाप लगाता है, अपना नाम बताता है। तो वहां पर या तो आपको हमेशा यह मिलेगा कि भाई गुरु लक्ष्मीचंद मांगेराम, मतलब दोनों का नाम साथ आएगा, या फिर अकेले लक्ष्मीचंद का नाम आएगा। इसीलिए इनको इतनी बड़ी पदवी दी गई, हरियाणा में कवि शिरोमणि के सम्मान से इनको नवाजा गया। ठीक है, ये भी एग्जाम में आ चुका भाई। अली बख्श, इनके बारे में यह पूछा गया था बच्चों एग्जाम में कि हरियाणा में लोक रंगमंच या इंग्लिश में थिएटर जिसे आप बोलते हो, लोक रंगमंच के पिता में कौन है? तो उसका आंसर रहेगा बच्चे आपका अली बख्श। ठीक है, आई रिपीट अगेन, लोक रंगमंच के पिता में, तो उसका आंसर क्या रहेगा? अली बख्श। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं दीपचंद। इनका पूरा नाम है पंडित दीपचंद बहमन। यहां पर थोड़ा सा विवाद है, उसको आप क्लियर कर लीजिएगा कि जब भी हरियाणा का कालिदास का प्रश्न उठे या फिर हरियाणा के शेक्सपियर का प्रश्न उठे, तो उसमें 2 लोगों के नाम हैं, मतलब दीपचंद भी बताया है कई बुक्स में, और कई बुक्स में पंडित लक्ष्मीचंद भी बताया है। तो पहली बात तो दोनों के नाम आएंगे नहीं एक साथ। अगर फिर भी आ जाते हैं तो मैं आपको प्रेफरेंस दे रहा हूं कि आप पंडित लक्ष्मीचंद के साथ जाइएगा। ठीक है, पंडित लक्ष्मीचंद, क्योंकि ये एचएसएससी ने राइट आंसर माना भाई। ठीक है, ये चीज आपको याद करनी है, हरियाणा का कालिदास या हरियाणा का शेक्सपियर। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा भाई, चलिएगा बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 13, संत सूरदास ने संगीत की शिक्षा किस आचार्य से ली? ठीक है, संत सूरदास ने संगीत की शिक्षा किस आचार्य से ली? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा भाई? इसका राइट आंसर आपका रहेगा संत हरिदास। ठीक है, संत हरिदास। अब देखिएगा, जो संत सूरदास से, इनसे रिलेटेड आपको कुछ फैक्ट याद करने हैं। इनका जन्म बच्चे होता है सीही गांव में। सीही गांव कहां है? ये आपका फरीदाबाद में। ठीक है, FRD लिख देता हूं शॉर्ट में, फरीदाबाद में ये गांव पड़ता है, सीही ग्राम, और वहां पर जन्म हुआ था संत सूरदास का। संत सूरदास के जन्म के कारण ही इस गांव को हरियाणा में साहित्यकारों का आराध्य स्थल भी कहा जाता है। यह चीज आप लिख लीजिएगा, साहित्यकारों का आराध्य स्थल भी कहा जाता है सीही गांव को। संत सूरदास भाई जन्म से अंधे से, है ना, जन्म से अंधे थे, और किसकी भक्ति में लीन थे?
तो भाई ये श्री कृष्ण भगवान, ठीक है, कृष्ण की भक्ति में लीन होते थे। और इनसे रिलेटेड एक फैक्ट भी है जो आपने काफी सुना होगा कि एक बार ये मंदिर जाने के लिए बोल रहे थे, बहुत से लोग जा रहे थे, तो इन्होंने कहा कि मेरे को मंदिर चलना है। तो कुछ लोगों ने इनका मजाक उड़ाया कि भाई तुम्हें तो कोई कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा, तो फिर आप मंदिर में जाके क्या देखेंगे। तो इन्होंने बड़ा ही औसम रिप्लाई किया था। इन्होंने ये कहा था कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं भगवान को देख नहीं सकता, लेकिन मेरे भगवान तो मुझे देख लेंगे, ठीक है। तो भक्ति क्या होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए मन से, दिल से, ठीक है। चलिएगा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा भाई। चलिएगा, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख है। चलिएगा बताओ भाई, संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख है। तो देखो इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा भाई, इसका आपका राइट आंसर रहेगा बच्चे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अग्रोहा। अग्रोहा आपका कहां पड़ता है, हिसार में, है ना। कहां पड़ता है अग्रोहा, अग्रोहा आपका पड़ता है बच्चे हिसार में, ठीक है। तो संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख जो प्राप्त हुआ है, अभिलेख, इंस्क्रिप्शन, वो आपका कहां मिला है, हरियाणा के अग्रोहा में मिला है। अग्रोहा से आपको कुछ चीजें याद करनी है कि ये अग्रगण की राजधानी होती थी, ठीक है। कौन से गण की, अग्रगण की राजधानी होती थी। और अग्रगण में जो महाराजा अग्रसेन, महाराजा अग्रसेन, ठीक है, महाराजा अग्रसेन यहाँ के शासक होते हैं। और हरियाणा में जो वैश्य समुदाय है, जिसे आजकल हम बाणियों के नाम से डिटेक्ट करते हैं, तो वो अपनी उत्पत्ति भी यहीं से मानते हैं, ठीक है। वो अपनी उत्पत्ति भी कहां से मानते हैं भाई, अग्रोहा से मानते हैं। अभी वर्तमान में अग्रोहा एक पर्यटक स्थल के रूप में उभरा है हरियाणा में। मित्ताथल भाई, मित्ताथल हरियाणा, ठीक है, जो भिवानी जिले में पड़ता है आपका। यहां से वैसे तो काफी चीजें मिली हैं, लेकिन आपको एक मेन चीज अगर मैं बोलूं तो वो याद रखना कि समुद्रगुप्त के सिक्के, ठीक है। किसके सिक्के, समुद्रगुप्त के सिक्के। तो वो कहां से मिले हैं बच्चों, वो आपके मिले हैं मित्ताथल से। ओके, जब समुद्रगुप्त का नाम आएगा तो आपने काफी अच्छी बात सुनी होगी इनके बारे में कि इनको V.A. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कह दिया था। तो क्या आप जानते हैं कि इनको भारत का नेपोलियन क्यों कहा गया था। देखो थोड़ी सी चीजें यहाँ पे डिस्कस कर ही लेते हैं। नेपोलियन, नेपोलियन का पूरा नाम नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। ये भैया एक ऐसे शासक थे कि इन्होंने लगभग साम्राज्य को जीत लिया था। तो समुद्रगुप्त भी भारत में ऐसे शासक रहे हैं जिन्होंने लगभग भारत को जीत लिया था। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे काफी विस्तार से आपको समझाएंगे कि इन्होंने भारत को 5 चरणों में जीता था। कितने चरणों में, 5 चरणों में इन्होंने भारत को जीत लिया था। तो इस वजह से इनकी तुलना एक मशहूर राइटर रहे हैं V.A. स्मिथ, उन्होंने किसके साथ कर दी थी, नेपोलियन बोनापार्ट के साथ कर दी थी, ठीक है। सूद गांव आपका जगाधरी में है, ठीक है। और रोहतक, रोहतक से आपको पता ही होगा इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के मिले हैं, जो खोखरा कोट है रोहतक में, ठीक है भाई, इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के मिले हैं। तो इतनी सारी चीजें आपको याद करनी है। चलिएगा उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा भाई। चलिएगा इसका आंसर करो भाई जल्दी। क्वेश्चन नंबर 22, मैं फिर बताऊंगा कि मैंने अपनी तरफ से कुछ भी एड ऑन नहीं किया है। जो वो वाली आपकी क्लासेस रहेंगी उसमें बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट आपका रहेगा, जैसा कि मैं पीछे भी प्रोवाइड आप लोगों को करवाता रहा हूं। बिल्कुल आपके होश उड़ेंगे उस कंटेंट में, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मैं पहले वो करवा रहा हूं जो HSSC में पूछा गया है बस। तो चलिएगा इसका आंसर कीजिएगा जल्दी से। निम्न में से कौन सी लोकसभा सीट सामान्य वर्ग में आती है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, सामान्य वर्ग में आती है मतलब आरक्षित नहीं है। तो देखिएगा आपको पता ही होगा, अगर हरियाणा में क्वेश्चन पूछा गया है तो हरियाणा से ही कोरिलेटेड है ये। तो देखो भाई आपको पता है हरियाणा में बच्चे जो लोकसभा की सीटें आपकी वो 10 हैं। कितनी है, 10 हैं। 10 में से 2 सीटें आपकी आरक्षित हैं मतलब रिजर्व्ड हैं, आपकी अंबाला और सिरसा, है ना, अंबाला और सिरसा, ठीक है। अंबाला से अभी वर्तमान में सांसद कौन है भाई, रतनलाल कटारिया जी। और सिरसा से अभी वर्तमान में सांसद कौन है भाई, आपके सुनीता दुग्गल, ठीक है, सुनीता दुग्गल। ओके, तो अब ऑप्शन क्या बचा आपके सामने, ऑप्शन बचा गुरुग्राम, कि ये जो सीट आपकी वो कैसी है, अनरिजर्व है, ठीक है, रिजर्व नहीं है, ठीक है।
अच्छा, क्वेश्चन क्या था, कौन सी लोकसभा सीट सामान्य वर्ग में आती है? ठीक है, तो सामान्य में आपका आंसर क्या हो जाएगा? गुरुग्राम, जिसको आजकल हम गुरुग्राम से जानते हैं। गुरुग्राम से सांसद कौन है भाई? गुरुग्राम से आपके सांसद हैं राव इंद्रजीत सिंह, राव इंद्रजीत सिंह। ठीक है, इनके नाम एक रिकॉर्ड है भाई, अभी क्या रिकॉर्ड है कि ये लगातार 4 बार सांसद, लगातार बोल रहा हूं मैं, सबसे अधिक बार नहीं, लगातार 4 बार सांसद बनने वाले एक ही व्यक्ति हुए हैं हरियाणा में आज तक, राव इंद्रजीत सिंह। ठीक है, ये हिरवाल क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। रेवाड़ी में एक गांव है नांगल पठानी, ठीक है, वहां से ये बिलोंग करते हैं और राव तुलाराम की फैमिली से बिलोंग करते हैं। राव तुलाराम के बाद आपको यह भी पता होगा कि हरियाणा के जो दूसरे सीएम बने थे राव वीरेंद्र सिंह, वो भी इन्हीं के परिवार से थे, मतलब उन्हीं के वंशज हैं ये। तो राव वीरेंद्र सिंह की पार्टी क्या थी भाई? राव वीरेंद्र सिंह की पार्टी थी विशाल हरियाणा पार्टी। कौन सी पार्टी थी? विशाल हरियाणा पार्टी। ठीक है, इन 1967, विशाल हरियाणा पार्टी इन 1967। ठीक है, एक एग्जाम में पूछा गया था कि इसका चुनाव चिन्ह क्या था, तो इसका चुनाव चिन्ह था बच्चे उगता हुआ सूर्य। क्या था भाई? उगता हुआ सूर्य। ठीक है, ये हरियाणा के दूसरे सीएम, मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हो गैर कांग्रेसी सीएम। तो गैर कांग्रेसी पहले सीएम कौन थे हरियाणा के? राव वीरेंद्र सिंह। ठीक है, चलिएगा, ओके, तो यहां तक चीजें क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं, देखो हरियाणा में राज्यसभा की कितनी सीट है भाई? तो हरियाणा में आपकी राज्यसभा की सीटें हैं 5। और ऐसा कहां लिखा है? हमारे संविधान में जो आपकी 4थी अनुसूची है वो हरियाणा के जो हरियाणा नहीं, भारत में राज्यसभा सीटों का बंटवारा करती है। अब हम बात करते हैं हरियाणा के विधानसभा क्षेत्र। तो विधानसभा क्षेत्र की कितनी सीट है भाई हरियाणा में? 90 है ना, 90 सीटें हैं। इन 90 में से कितनी सीटें आरक्षित हैं? 17 सीटें आरक्षित हैं। तो मान लीजिएगा कि एग्जाम में आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सी एक विधानसभा की आरक्षित सीट है या नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल आते हैं, एनसीईआरटी बेस पे काम हो रहा है सारा का सारा। तो आप कैसे याद करेंगे 17 की 17 सीटों को? देखो, इसका मैं एक आपको तरीका बता रहा हूं। देखो, इसकी एक ट्रिक है, आप लिख लीजिएगा, सारी की सारी याद हो जाएंगी। ट्रिक क्या भाई? ट्रिक ये है, मैंने पढ़ा था किसी बुक में से कि कल मुनि जब गुस्सा में बावड़ी हुई, कल मुनि जब गुस्सा में बावड़ी हुई तो उसने परख लिया। ठीक है, तो उसने परख लिया। अब क्या परख लिया भाई? उसने ये परख लिया कि हरियाणा में कौन कौन सी 17 आरक्षित विधानसभा सीटें हैं। तो देखो, कल से बच्चे आप 2 लिखेंगे, यहां पे लिखने का स्पेस कम है, मैं वैसे बोल रहा हूं। कल से आपको 2 सीटें याद रखनी है, कालावाली और कलानौर। ठीक है, कालावाली और कलानौर। उसके बाद मुन्नी, मुंह से आप बना देंगे मुलाना। ठीक है, अंबाला की मुलाना। नी से आप बना देंगे नीलोखेड़ी। ठीक है, नीलोखेड़ी। जैसे आप जिंद मत बना देना, जैसे आप बनाएंगे झज्जर। ये चीज आपको बस विशेष तौर पे याद करनी है। जैसे आप बनाएंगे झज्जर, और झज्जर एकमात्र ऐसी रिजर्व सीट है जो किसी जिले का नाम भी है। ठीक है, और आरक्षित है एकमात्र झज्जर। वैसे आप बना देंगे भवानी खेड़ा। ठीक है, अच्छा, यहां पर भी कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है। जैसे कि एक बार मैंने पूछा था कि भिवानी में क्या कोई आरक्षित विधानसभा सीट है? तो बच्चों ने कहा हाँ भिवानी है। नहीं है भाई, भवानी खेड़ा आपकी जो है वो किस में पड़ती है? हिसार लोकसभा के अंतर्गत आती है। ये चीज आपको याद रखनी है, भिवानी में एक भी आरक्षित सीट नहीं है। तो भवानी खेड़ा होगी। गु से आपको याद रखेंगे गुला, पूरा नाम जिसको गुला चिक्का बोलते हैं कैथल में। सा से आप याद रखेंगे शाहाबाद, कुरुक्षेत्र, जहां से अभी संदीप सिंह है, जिसको हॉकी की नर्सरी कहते हैं। ठीक है, बहुत सी हमारी जो गर्ल्स हैं इंडियन हॉकी टीम में खेली हैं। और संदीप सिंह के ऊपर एक बेस्ड मूवी भी है जिसका नाम सुरमा था, वो आप देख सकते हो। तो सा से शाहाबाद, मेरे को आप छोड़ दो। बावड़ी से बावल। ठीक है, बावड़ी से बावल, जहां से अभी बनवारी लाल है। ओ से ओडल और ई से इसराना। ठीक है, ओ से ओडल, ई से इसराना। ऊ से उकलाना, जो हिसार की है, अनूप धानक अभी जहां से है, मंत्री भी हैं। ऊ से उकलाना, सै से सढोरा, सै से सढोरा। और न से यहां बनाएंगे नरवाना। वहां पे था नी से नीलोखेड़ी, यहां पे न से नरवाना। पै से आप बना देंगे पटौदी, गुरुग्राम की पटौदी। ठीक है, अच्छा जी, पहली जो ग्रीन रोड बनी थी हरियाणा में पटौदी में बनी थी। नवाब फैमिली का बिलोंग भी पटौदी से, आप सभी को पता ही होगा, है ना, मंसूर अली का पटौदी, जिनको टाइगर के उपनाम से हम लोग जानते हैं। रे से आप बनाएंगे रतिया और ख से आप बनाएंगे खरखोदा। ठीक है भाई, ख से आप क्या बनाएंगे? खरखोदा।
तो इतनी सारी चीजें आपको याद कर लेनी है, ठीक है। कैसे आप क्या बनाएंगे, खरखोदा, ठीक है। आप काउंट कर सकते हैं, 17 सीटें होगी भाई, ठीक है। तो ये 17 की 17 हरियाणा में क्या है, आरक्षित विधानसभा सीटें हैं। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखो भाई, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो इतना डिटेल्स में नहीं कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। कौन है भाई? स्वामी दयानंद, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद। स्वामी रामदेव को आप जानते हैं, कई बुद्धिजीवी लोग आजकल क्या कह देते हैं कि भारत में योग का जनक स्वामी रामदेव है ना। अरे मतलब इनके तो दादा परदादा भी पैदा नहीं हुए होंगे, ठीक है। भारत में योग का जन्म कौन है? भारत में योग का जनक कहते हैं बच्चे पतंजलि को। किसको कहते हैं? पतंजलि हैं भारत में योग के जनक। हाँ, ऐसा कह सकते हो कि मॉडर्न या आधुनिक भारत में योग को प्रचलित अच्छे पैमाने पर किसने किया? तो वो किया है स्वामी रामदेव ने, ठीक है। आचार्य बलदेव स्वामी रामदेव के गुरु का नाम है, ठीक है। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई जल्दी बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई जल्दी। 26, भारत का पहला एक्वाकल्चर पैथोलॉजी प्रयोगशाला कहां पर स्थित है, जिसे शॉर्ट में आप कैप्लिस बोलते हैं? बताइएगा जल्दी। भारत का पहला एक्वाकल्चर पैथोलॉजी प्रयोगशाला कहां पर स्थित है? ऑप्शन आर देयर, चिदम्बरम तमिलनाडु, कोल्लम केरल, तुमकुर कर्नाटक, सिरकली तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 4, सिरकली तमिलनाडु, ठीक है भाई। ये आपको अच्छे से याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैप्लिस कहां पर स्थित है? सिरकली तमिलनाडु में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ज्यादा डिटेल बहुत लंबी हो जाएगी भाई। 79, देखो हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका का संपादक कौन था? आप सबको पता होगा, पंडित श्री राम शर्मा। कौन थे भाई? पंडित श्री राम शर्मा हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया था, जिन्होंने जो 2 लैंग्वेज में थी, उर्दू और हिंदी। उर्दू और हिंदी में निकलता था ये। सर छोटू राम को आप जानते ही हैं, ठीक है, किसानों के मसीहा, या फिर सापलागढ़ी में इनका जन्म हुआ था। आगरा से इन्होंने परीक्षा पास की थी सेंट स्टीफन कॉलेज से, और अभी इनकी सापला में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मूर्ति का अनावरण भी किया गया है। अच्छा जी, बलदेव सिंह भारत के पहले रक्षा मंत्री, ये भी आप याद कर सकते हो। पंडित नेकीराम शर्मा, जिनका संबंध कलिंगा गांव से है, उस समय जो रोहतक में था, आज भिवानी में पड़ता है। और इन्हीं के कारण हमारे जो राष्ट्रपति रहे भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, वो कलिंगा गांव में भी आए थे, ठीक है भाई। इनको हरियाणा केसरी के नाम से भी जानते हैं आप, नेकीराम शर्मा को। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा भाई, चलिएगा जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 31, श्री दीनानाथ बत्रा का किस क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं पूरी तरह से श्योर हूं कि शायद किसी बच्चे को भी नहीं पता होगा कि हु इज पंडित दीनानाथ बत्रा। पंडित दीनानाथ बत्रा, जो कि शिक्षा के लिए जिन्होंने बहुत ही अच्छे लेवल पर एक आंदोलन चलाया था, जिस आंदोलन का नाम था शिक्षा बचाओ आंदोलन, ठीक है। मतलब शॉर्ट वे में अगर मैं आपको समझाऊं कि ये इनका मानना ये था कि भाई भारत में क्या होना चाहिए, भारत फॉलो कर रहा अभी वेस्टर्न कंट्रीज को, जबकि होना क्या चाहिए, बिल्कुल जो स्वदेशी हम शब्द यूज करते हैं वो भारत को फॉलो करना चाहिए। ऐसी कुछ धारणाएं थी इनकी शिक्षा को लेकर, कल्चर को लेकर, पहनावे को लेकर। तो पंडित श्री दीनानाथ बत्रा किस क्षेत्र से संबंधित है बच्चे? शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा भाई, बताओ रेवाड़ी जिले के किस स्थान पर स्लेट पत्थर पाया जाता है? रेवाड़ी के बहुत से स्थानों पर स्लेट पत्थर पाया जाता है, बट ऑप्शन के हिसाब से यहां पर राइट आंसर क्या रहेगा? कुंड, क्योंकि ये सबसे बड़ा पॉइंट है रेवाड़ी में जहां पर बड़ी मात्रा में स्लेट पत्थर पाया जाता है, ठीक है। कोसली, कोसली को क्या कहते हैं हम? सैनिकों की नगरी कहते हैं हरियाणा में कोसली, ठीक है भाई। बावल आपकी एक आरक्षित विधानसभा सीट अभी बताया था, जहां से बनवारी लाल जी अभी चुन करके आए हुए हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी बताइएगा। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के स्मरणार्थ दिल्ली सरकार ने स्मारक कहां से बनाने का निर्णय लिया है? तो इसके 2 ऑप्शन कटे हुए हैं और आंसर उन 2 ही ऑप्शंस में है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा भाई? इसका राइट आंसर रहेगा दिल्ली में एक जगह है, दिल्ली में एक जगह है जिस जगह का नाम क्या है? दिल्ली टा। क्या नाम उस जगह का बच्चे? उस जगह का नाम है आपका दिल्ली टा,
ठीक है, यहां पर दिल्ली सरकार ने, याद रखना भारत सरकार ने नहीं, दिल्ली सरकार ने इनके लिए एक स्मारक बनाने की घोषणा कर रखी है। आई थिंक बना भी दिया होगा। तो जब भी डॉक्टर साहब का नाम आएगा तो आपको पता ही होगा कि कहां से थे डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब थे रामेश्वरम, एक गांव है धनुषकोडी, जो भारत का अंतिम गांव माना जाता है। धनुषकोडी के पास इनका जन्म हुआ था, तमिलनाडु में। और इनके बारे में एक बुक पूछी जाती है काफी बार बार, विंग्स ऑफ फ्रीडम, ठीक है, विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर जो पुस्तक है वो किसकी है, वो आपकी एपीजे अब्दुल कलाम साहब की है, ठीक है। विंग्स ऑफ फायर, भारत के 11वें राष्ट्रपति थे भाई, डीआरडीओ के संस्थापक भी आप बोल सकते हो, मिसाइल मैन के नाम से इनको जाना जाता है, मिसाइल मैन। और भारत के पहले विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक राष्ट्रपति भी आप बोल सकते हो, एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। पहले जिनका हल्का सा टच था राजनीति में वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, लेकिन मैं बोल रहा हूं विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जल्दी बताओ। गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र किस स्थान पर है, तो आप सभी को पता होगा ये पिंजौर पंचकुला में, ठीक है। कहां पर है भाई, पिंजौर पंचकुला में। देखो अब एचएसएससी ऐसे ऑप्शन डाल देती है, पिंजौर भी दे दिया, पंचकुला भी दे दिया, तो इसका राइट आंसर आप क्या मानेंगे, पिंजौर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, 1 मिनट रुकिएगा, आप दूसरी पीडीएफ लगा लें। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखो आपकी स्क्रीन पे ये रहा, इसके बारे में बताइएगा आप जल्दी से। शिल्प गुरु सम्मान और संत कबीर सम्मान नामक राष्ट्रीय सम्मान किसके लिए दिया जाता है, बताइएगा जल्दी से, किसके लिए दिया जाता है। मैं थोड़ा सा इसको और ऊपर कर देता हूं, ये आपके पास ऑप्शन है 4, बताओ भाई। हस्तकला और वस्त्र, औषधि, संगीत या वैज्ञानिक, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, मेनली तो वस्त्र के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है, वस्त्र के लिए, लेकिन यहाँ पर दोनों ऑप्शन इन्होंने एक में ही डाल दिए, हस्तकला बुनकर, मतलब वो भी एक ही बात है, ठीक है। तो हस्तकला और वस्त्र, ठीक है, हस्तकला और वस्त्र, ये इसका राइट आंसर रहेगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अब बताइएगा इसका राइट आंसर आप क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, हरियाणा में किस धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज्यादा हैं, तो कोई डाउट ही नहीं है आपको, हरियाणा में सबसे ज्यादा कौन से धर्म को माना जाता है, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं। और एक सर्वे के अनुसार मैं आपको बता दूं कि लगभग, मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूं, लगभग 87% लोग हरियाणा में हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट लगभग 6% के आसपास माउंटेन आपके मुस्लिम, ठीक है, मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं। अच्छा, धर्म से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आज तक हरियाणा में आए हैं, एक क्वेश्चन ये भी आया है कि हरियाणा में सबसे कम कौन से धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो वो है 0.003% बौद्ध धर्म को मानने वाले, सबसे कम की बात कर रहा हूं मैं। उसके अलावा और धर्म से रिलेटेड क्या क्या चीजें आ चुकी हैं कि जैसे अगर कोई आपसे पूछ ले भाई सिखों की अधिकता, ठीक है, या सरदारों की अधिकता, तो वो तो बच्चे आपकी रहेगी सिरसा, कहां पर है, सिरसा। फिर पूछ ले कि पंजाबियों की अधिकता, तो भाई पंजाबियों की अधिकता आपकी रहेगी करनाल, ठीक है, करनाल। फिर पूछ ले मुस्लिमों की अधिकता, तो मुस्लिमों की अधिकता आपकी रहेगी मेवात, ठीक है, मेवात। बाकी जो भी जिले हरियाणा में बसते हैं वो सभी कट्टर हिंदू ही काउंट करेंगे आप, ठीक है। चलिएगा उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा भाई, बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या रहेगा, ब्रह्म सरोवर तीर्थ किस स्थान पर है, तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। ब्रह्म सरोवर तीर्थ किस स्थान पर है भाई, कुरुक्षेत्र में है, और इसका वर्णन महाभारत में भी किया गया है। महाभारत में यह बताया गया है कि खुद स्वयं ब्रह्मा जी, ठीक है, कौन, ब्रह्मा जी, इसका नाम ब्रह्म सरोवर क्यों पड़ा, उसका रीजन बता रहा हूं कि खुद ब्रह्मा जी ने यहां पर क्या किया था बच्चे, शिवलिंग की पूजा की थी। किसकी पूजा की थी रे, शिवलिंग की पूजा की थी, तो ब्रह्मा जी के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा है, ब्रह्म सरोवर पड़ा है, ठीक है भाई। पेहोवा भी एक तीर्थ स्थल है जो कुरुक्षेत्र में ही है। कैथल में हमने आपको भी बताया था नवग्रह कुंड, जिनके कारण इसको क्या कहा जाता है, छोटी काशी कहते हैं। जींद में आपका पांडु पिंडारा है, जहां पर पिंडदान के लिए काफी फेमस है अमावस्या के दिन, जींद का पांडु पिंडारा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद करनी है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जल्दी जल्दी से कवर अप करते हैं। मोहन सिंह मंडार की रियासत किस स्थान पर थी? अभी हम डिस्कस कर चुके हैं थोड़ी देर पहले कि कैथल में थी भाई, है ना। वहीं पर इन्होंने क्या किया था, बाबर के खिलाफ 1530 में विद्रोह किया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा भाई, जल्दी से आंसर कीजिएगा इस क्वेश्चन का। हरियाणा के किस जिले में महिला साक्षरता न्यूनतम है? तो दो ही ऑप्शन है, उन्हीं में आपका आंसर है। महिला साक्षरता सबसे कम कहां की है? मेवात की। और अगर मैं बात करूं कि महिला साक्षरता बच्चे सर्वाधिक कहां की है, तो सर्वाधिक कड़े की है भाई, सर्वाधिक आपकी गुरुग्राम की। कहां की है सर्वाधिक? सर्वाधिक आपकी गुरुग्राम की। अब बात कर लेते हैं पुरुष साक्षरता। तो पुरुष साक्षरता में भी पहले नंबर पर कौन है? देखो पहले नंबर पर तो दोनों में, महिला और पुरुष दोनों में गुरुग्राम है। लेकिन जब बात आए महिलाओं की, तो महिलाओं में यहां पर मेवात हो जाता है। और अच्छा, मैं बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं, तो वो तो दोनों ही क्या रहेंगी? वो तो गुरुग्राम ही रहेंगे। पुरुष भी सबसे अधिक पढ़े लिखे गुरुग्राम में है, महिलाएं भी सबसे अधिक पढ़ी लिखी गुरुग्राम में है। ठीक है, और सबसे कम अगर बात आए तो वो आपकी आएगी मेवात की। ठीक है जी, कड़ा ठीक है, गुरुग्राम में नहीं है पुरुष। पुरुषों की जब बात आए तो वो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे रेवाड़ी में है, लगभग 92% पुरुषों के मामले में। ऑल ओवर अगर हरियाणा में पूछे कि सबसे अधिक एजुकेशन रेट जो है वो गुरुग्राम का है। अगर अकेला पुरुषों की बात करें तो वो आएगी आपकी रेवाड़ी। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा भाई, जल्दी से आंसर करो इसका। क्वेश्चन नंबर 50, HIV किसे संपूर्ण रूप से नष्ट कर देता है? HIV एड्स, बताओ भाई, किसे संपूर्ण रूप से क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। चलिएगा बताओ जल्दी। देखो भाई, ऑप्शंस के हिसाब से आपको इसका आंसर करना है, तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई? आपका रक्षा यंत्रीकरण। ठीक है, जो आपका इम्यूनो सिस्टम होता है उसको कमजोर करता है, मेनली टी लिम्फोसाइट्स जो आपकी कोशिकाएं होती हैं उनको। या फिर एक वे में आप ये भी बोल सकते हो सर WBC, क्योंकि मेनली जो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने का कार्य करता है वो कौन करता? व्हाइट ब्लड सेल्स, कार्पोसेल्स, है ना। श्वेत रक्त कणिकाएं बोलते हैं, कुछ लोग बिंबाणु बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? अच्छा, अब WBC के ऊपर भी दो तीन चीजें आपको ध्यान से सुननी है। देखो WBC अगर अधिक मात्रा में बढ़ जाए तो भी एक रोग होता है। कौन सा रोग? कैंसर, जिसको ल्यूकेमिया बोलते हैं, कैंसर। ठीक है, और अगर WBC कम हो जाती है तो भी एक रोग होता है नियोल्यूकेमिया। नियोल्यूकेमिया, ठीक है, नियोल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया। ठीक है, कमी में ये रोग होगा भाई, अगर बढ़ेंगी तो कैंसर रोग हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद करनी है WBC से रिलेटेड। और WBC एक स्वस्थ व्यक्ति में कितनी होनी चाहिए? अगर NCERT की बात करूं तो 4000 से 10,000 भाई, बाकी मोस्टली बुक्स में 11,000 लिख रखा है। ठीक है, वो आप लोग देख लेना आपको क्या सही लगे। तो HIV जो है आपका, वो क्या है बच्चे? वो एक वायरस जनित रोग है। ठीक है, वायरस जनित रोग है, और ये आपका HIV वायरस से ही ये फैलता है। और एड्स की अगर यहाँ पे फुल फॉर्म की हम बात करें तो वो क्या होगी? एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और अगर मैं बात करूं एड्स की, तो एड्स का पहला मरीज दुनिया में इन 1981 अमेरिका में पाया गया था। और अगर भारत की बात करें तो इन 1985 में आपका दक्षिण भारत में, ठीक है भाई, दक्षिण भारत में इसका एड्स का पहला मरीज मिला था दक्षिण भारत में 1985 में। और एक बहुत ही चौंकाने वाला सर्वे है। वो सर्वे क्या है कि अफ्रीका में 80% लोग आज एड्स से प्रभावित हैं। किससे प्रभावित हैं? एड्स से प्रभावित हैं। अब इसके बारे में एक और भी गलत धारणा आजकल जो बनी हुई है, कुछ लोगों को ये लगता कि केवल सेक्सुअल जो भी आपके वर्किंग होते हैं उन्हीं से एड्स होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एड्स का अगर हम मेन कारण कहें तो वो होता है रक्त। ठीक है, आप इसको डिटेल से जब स्टडी करेंगे तो रक्त की वजह से फैलता है एड्स। अब रक्त कैसा भी हो सकता है। कैसा रक्त? देखो, सेक्सुअल तो है ही, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। उसके बाद रक्त में आप क्या क्या चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं? जैसे मान लीजिएगा कि कोई इंजेक्शन की सुई है, वो अगर आप यूज करते हो उससे भी हो सकता है। या फिर जो नाई की दुकान पर होता है उस तरह, जिससे आप सेविंग वगैरह करवाते हैं, उससे भी हो सकता है। ब्लेड अगर लग जाए। ठीक है, एक जो प्रेगनेंसी डिलीवरी के दौरान जो चीजें होती हैं उसमें भी अगर माता एड्स पॉजिटिव है तो बच्चे को हो सकता है।
अगर किस चीज का ख्याल नहीं रखा जाए, उस जो वो बैड ब्लड होता है उसका अगर ध्यान ना रखा जाए तो बिल्कुल हो सकता है बच्चे को भी एड्स। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपको याद करनी है इसके बारे में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जल्दी बताइएगा। जारस थॉमस ने 1797 में प्रदेश के किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था? तो किसको बनाया था? हांसी को। किसको बनाया था भाई? इन्होंने हांसी को अपनी राजधानी बनाया था। और 1797 से लेकर 1801 तक का टाइम पीरियड है जॉर्ज थॉमस का। और जॉर्ज थॉमस एक नॉर्मल सैनिक बन के आया था भारत में, उसके बाद इसने एक राजा तक का सफर तय किया। ठीक है, और जॉर्ज थॉमस के बारे में और क्या चीज याद करेंगे आप? हाँ, कई एग्जाम में पूछ लेता है इसके उपनाम, तो इसके उपनाम आप लिख लीजिएगा जहराई जंग, लिख लीजिएगा, मैं यहां लिख रहा हूं जहराई जंग, ये इसका उपनाम है जहराई जंग। और एक जहाजी साहब भी कहते हैं इनको। ठीक है, जहाजी साहब के नाम से भी किसको जाना जाता है? तो वो आपका जॉर्ज थॉमस को जाना जाता है। यहां तक चीजें क्लियर हैं? चलिएगा जी, कहां से थे ये? आयरिश मूल के थे। कहां से थे? आयरिश मूल के थे। और अभी राजस्थान का एक एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन आया था कि जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को क्या कह के संबोधित किया था? तो जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को जो नाम दिया वो नाम दिया था बच्चे राजपुताना। क्या कह के संबोधित किया था भाई? राजपुताना क्षेत्र कह के संबोधित किया था। ठीक है जी, चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा भाई, जल्दी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 53, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? तो नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य आपका रेवाड़ी में। कहां पर है भाई? रेवाड़ी में। ठीक है, मोस्टली काले हिरन यहां पर पाए जाते हैं, बहुत ही कम मात्रा में, मतलब इतने मान लो आप कि 500 में से ऐसा बता रहे हैं कि अगर मादा हिरण की बात करें तो 2 ही बच गई थी। उसके बाद 2012 में हरियाणा सरकार ने एक प्रजनन केंद्र यहां पे तैयार किया इनको बढ़ावा देने के लिए, और अभी 50 के आसपास है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई, जल्दी बताओ, निम्नलिखित में से किस झील पर विदेशी पर्यटक अधिक संख्या में आते हैं? जो अधिक की बात हो तो उसका आंसर क्या रहेगा आपका? बड़खल। ठीक है, एफडीबी फरीदाबाद में। ठीक है, सब सर्वाधिक आते हैं बड़खल में। ठीक है, अच्छा दमदमा की बात होगी तो सबसे बड़ी, हरियाणा की सबसे बड़ी झील है दमदमा। और भाई सुल्तानपुर आपको पता ही है कि साइबेरियन सारस के कारण प्रसिद्ध है। सुल्तानपुर को नाम दिया गया है सलीम अली के नाम पर, जो बर्डमन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। कोटला झील जो है आपकी वो मेवात में है। कहां पर है कोटला झील? मेवात में है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपको बच्चे क्या करनी है? याद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जल्दी बताइएगा। हरियाणा में किस फल का सर्वाधिक उत्पादन? फल की बात हुई है भाई, किस फल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो क्या होता है? केला होता है हरियाणा में, है ना? नहीं, हरियाणा में क्या होता है? हरियाणा में आम सर्वाधिक होता है। मोस्टली आपका जो नॉर्थ हरियाणा है वो आप बोल सकते हो। और आम से रिलेटेड जैसे अंबाला का नाम आमों की अधिकता से भी माना जाता है। कुछ लोग एक महाभारत का पात्र है अंबिका या अंबालिका भी बोल देते हैं, उनके नाम पर भी माना जाता है। आम भारत का एक राष्ट्रीय फल भी है, मतलब राजकीय फल भी है। और आम का वैज्ञानिक नाम आपसे बार बार पूछा जाएगा, तो क्या भाई? मैग्नीफेरा इंडिका। क्या नाम है भाई? मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद करना है। एक बाग है भाई लखी बाग, यूपी में एक बाग है लखी बाग, जहां पर 10,000 आम के पेड़ लगवा दिए थे मुगल बादशाह ने। ठीक है, अकबर ने उसने बनवाया था लखी बाग को। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है। केला सर्वाधिक का होता है जमैका भाई, जमैका देश में होता है केला सर्वाधिक। ठीक है, सेब हमारे अगर भारत की बात करें तो J&K जम्मू कश्मीर। संतरा आपका नागपुर में। ठीक है, नागपुर में ही RSS का मुख्यालय है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जल्दी बताओ। ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी है? तो देखो भाई पश्चिमी यमुना नहर पर। कौन सी नहर पर बनी है? पश्चिमी यमुना नहर पर बनी है भाई ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना। ठीक है, पश्चिमी यमुना नहर जो हरियाणा की सबसे बड़ी नहर है। ठीक है, जो हरियाणा की सबसे बड़ी नहर है, सॉरी हरियाणा की सबसे हरियाणा की सबसे बड़ी नहर है और सबसे प्राचीन नहर भी है। और इसकी जो लंबाई है वो 3,226 किलोमीटर है भाई, 3,226 किलोमीटर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, देखो भाई। किसे 16वें लोकसभा के वक्ता के रूप में या अध्यक्ष कह लो आप चुना गया?
तो 16वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन था बच्चे? वो थी सुमित्रा महाजन। कौन थी भाई? सुमित्रा महाजन थी। इससे पहले जो पहली महिला स्पीकर रही है लोकसभा की 2009 में बच्चे, उनका नाम था मीरा कुमार। क्या नाम है भाई उनका? उनका नाम था आपका मीरा कुमार। ठीक है जी, ये चीज आपको याद रखनी, ये रह गई 2009 में पहली। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अभी 17वीं चली हुई है और 17वीं के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला, राजस्थान के कोटा से सांसद हैं। खून का कौन सा तत्व रोग प्रतिरोधक शक्ति का प्रदान करता है? तो खून का कौन सा तत्व भाई रोग प्रतिरोधक? तो अभी बताया था WBC। ठीक है, WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई, जल्दी बताओ, घग्गर नदी हरियाणा के किस जिले में बहती है? तो देखो भाई, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से चर्चा करेंगे। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में डगसाई नामक क्षेत्र से निकलती है घग्गर नदी, और फिर हरियाणा में जब प्रवेश करती है तो फिर ये सबसे पहले कहां आती है भाई? तो ये सबसे पहले आपकी पंचकुला, पंचकुला के बाद अंबाड़ा, अंबाड़ा के बाद कैथल, कैथल के बाद आपकी फतेहाबाद, फतेहाबाद के बाद सिरसा। तो ऑब्वियसली बात क्या हो जाएगी कि भिवानी में नहीं आती, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? भिवानी। ठीक है, अच्छा देखो, जब नदियों की बात आए ना तो दो नदी और पूछी जाती है हरियाणा में, ध्यान से देख लो। जैसे ये हरियाणा है, अगर पूर्वी सीमा पर पूछे तो आपकी यमुना नदी, और पश्चिमी सीमा पर पूछे तो आप बोलेंगे घग्गर नदी। ठीक है, दक्षिण की फेमस आपकी साहिबी नदी। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई, आज का लास्ट क्वेश्चन है भाई, जल्दी से बता दीजिएगा, हरियाणवी फिल्मों के सफल नायक कौन माने जाते हैं? तो देखो, इसका राइट आंसर क्या रहेगा भाई? जगत जाखड़। सी इज द राइट आंसर। जगत जाखड़, जिसे हरियाणा का रॉबिन हुड के नाम से भी जानते हैं, ये हरियाणवी फिल्मों के सुपर डुपर हिट हीरो माने जाते हैं। अभी आपने एक नाम पढ़ा होगा यहाँ पर, जयंत प्रभाकर। ध्यान से सुन लो, जयंत प्रभाकर हरियाणा में सबसे सफल क्या माने जाते हैं? सबसे सफल निर्देशक माने जाते हैं। निर्देशक मतलब डायरेक्टर। और देवी शंकर प्रभाकर हरियाणा में सबसे सफल क्या माने जाते हैं भाई? ये माने जाते, ये क्या हो गया? जयंत प्रभाकर क्या हो गया? जयंत प्रभाकर आपके निर्देशक माने जाते हैं। ठीक है, निर्देशक। और देवी शंकर प्रभाकर क्या माने जाते हैं? ये आपके निर्माता माने जाते हैं, प्रोड्यूसर। ठीक है, सबसे बड़े निर्माता। तो जगत जाखड़ की एक फिल्म आई थी इन 1984, 1984 में, जिसका नाम था चंद्रावल, जिसने शोले फिल्म की तरह बिल्कुल धूम मचा दी थी हरियाणा में, है ना। और उसके कुछ गीत भी हैं जो काफी फेमस रहे थे। और मैं बताना चाहूंगा कि इस फिल्म का निर्देशन, जो मैं बोल रहा हूं चंद्रावल, चंद्रावल का निर्देशन भी जयंत प्रभाकर ने किया था। ठीक है, और इस फिल्म के काफी अच्छे अच्छे सॉन्ग थे जो आपको पता ही होगा, जैसे कि चुंदड़ मंगा दे, क्योंकि आजकल ये चीजें पूछ ली जाती है हरियाणा में कि ये कौन सी फिल्म का सॉन्ग था, है ना। चुंदड़ मंगा दे हो नंदी के बीरा, एक जैसे ये सॉन्ग है, एक जैसे वो जीजा साली वाला है ना, कि जीजा तू काला मैं गोरी गणी, है ना, ये चीजें। या फिर गाड्डे वाली गजबन छोरी भद्रगढ़ का बम, ये सॉन्ग भी उसी मूवी का था। या फिर आपका एक जैसे वो नैन कटोरे काजल डोरे, या फिर नो डांडी का बीजना, ये 5-4 गीत आप याद कर लेना, ये जरूरी है। कंप्लीट नहीं, ऐसे ही 2-2 लाइन इनकी याद कर लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं कल फिर। उम्मीद करता हूं कि ये क्लास काफी अच्छी लगी होगी आपको। चलेगा, मिलते हैं कल फिर। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।